हेलो गाइस, आदित्य फाइनेंशियल इंसाइट्स में आपका स्वागत है। तो हम आपको इस वीडियो में आज से शुरू करने जा रहे हैं गाइस, जिसमें कि इन आईएसएम डेरिवेटिव एग्जाम के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक होते हैं उस पर मैं आज से शुरुआत करने जा रहा हूं। तो आपको मैं टोटल 500 क्वेश्चन का कोर्स प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें कि आप पहले आज का फर्स्ट डे का लेक्चर में हम आपको पूरा बेसिक क्या होता है, कैसे क्या पढ़ना है, उसको मैं इस पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। So let's begin. So guys, you can see here we started in ISM derivative exam cover a wide range of topic related to derivatives and their application. Here are some key area you can expect question from this area. पहला basic of derivatives. Basic of derivatives, that means understanding what derivatives are and their history and their significance in financial market. ठीक है, तो बेसिक ऑफ डेरिवेटिव में ही है डेरिवेटिव का मीन्स क्या होता है और इसकी हिस्ट्री क्या है और इसकी फाइनेंशियल मार्केट में पहचान क्या है। सेकेंड पार्ट है मार्केट पार्टिसिपेंट्स। सेकेंड मार्केट पार्टिसिपेंट मार्केट में क्या क्या चीज रोल प्ले करता है, जैसे देख सकते हैं कि जैसे कि रोल्स ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर इन द डेरिवेटिव मार्केट। और थर्ड है टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। तो कितने प्रकार के डेरिवेटिव होते हैं तो देख सकते हैं गाइस में डिफरेंटिंग between the forward contract and future and option along with their feature and use। तो ये डेरिवेटिव के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन के साथ साथ इसके यूज ऑन फीचर के बारे में हम पढ़ेंगे। वहीं फोर्थ पार्ट में इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन। फोर्थ पार्ट में इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन में देख सकते हैं कंसेप्ट लाइक द मनी से इंटेंसिव वैल्यू, टाइम वैल्यू एंड पे ऑफ डायग्राम फॉर ऑल कॉल्स एंड पुट। तो ये हम चौथे भाग में पढ़ेंगे। वहीं पांचवें भाग में इंडेक्स अंडरस्टैंडिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस। तो इंडेक्स अंडरस्टैंडिंग में कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड उसके एप्लीकेशन पे यूज करेंगे भाई। वहीं सिक्स रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर द हेजिंग, ट्रेडिंग एंड आर्बिट्रेज यूजिंग डेरिवेटिव। सेवन पार्ट में प्राइसिंग मॉडल। प्राइसिंग मॉडल्स में देख सकते हैं गाइस the basic of principle for the future and option including model like the black holes and Greek। देख सकते हैं कि some topics and question। तो इस पर किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि देख सकते हैं। तो पहला आप ये देख सकते हैं कि बेसिक डेरिवेटिव से रिलेटेड है, डिफाइन डेरिवेटिव्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन फाइनेंशियल मार्केट। ठीक, पहला क्वेश्चन ये हुआ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये कुछ क्वेश्चन का सैंपल है गाइस। और तो सेकेंड में देख सकते हैं ऑप्शन में व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर ए कॉल ऑप्शन इफ द स्ट्राइक प्राइस एंड द करंट मार्केट प्राइस इज 122। तो इसको मैं आगे बातें करूंगा पूरा एक्सप्लेन। तो ये कुछ तरह का सैंपल है। रिस्क मैनेजमेंट में देख सकते हैं हाउ कैन डेरिवेटिव बी यूज्ड फॉर द hedging against price fluctuation, what is the role of margin in future trading। ये कुछ तरह के क्वेश्चन है गाइस, हर एक पार्ट से मैं इसको लूंगा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में देख सकते हैं व्हाट आर द सेबी गाइडलाइन। जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो भी सेबी का गाइडलाइन है उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। व्हाट आर द सेबी गाइडलाइन फॉर द ट्रेडिंग इन इक्विटी डेरिवेटिव, explain the process of clearing and settlement derivative trading certainly। Let's create question along with the आंसर फॉर टॉपिक। तो इस पे रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन होगा मैं उस पर देखता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं, तो यहाँ से पार्ट वन से हम डिस्कशन करने जा रहे हैं गाइस। तो देख सकते हैं बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव। तो बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव क्या है, तो व्हाट आर द डेरिवेटिव्स एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट इन फाइनेंशियल मार्केट। तो डेरिवेटिव्स क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल मार्केट में। तो जैसे कि देख सकते हैं गाइस, डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियली contract whose value is derived from an underlying asset such as stocks, commodity, currency। They are important because they help in the hedging risk, speculation on price movements and achieving financial stability। तो गाइस डेरिवेटिव का मतलब ये है कि इसका इंपॉर्टेंस ये है कि दे हेल्प इन हेजिंग रिस्क। जब किसी भी चीज में हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक, तो अगर जो किसी में फॉरवर्ड में लिया तो अगर मार्केट गिर रही है तो उसको हेज करने के लिए हम उसको सेल में जाके
कुछ क्वांटिटी सेल कर लेते हैं, तो उससे जो आपकी लॉस होती है वो लॉस कवर हो जाएगा, तो उसको हेजिंग रिस्क कहलाया जाता है, स्पेकुलेटिंग ऑन प्राइस मूवमेंट। तो ऑप्शन के थ्रू जो भी होता है हेजिंग, वो एज ए स्पेकुलेटिंग प्राइस मूवमेंट के दौरान होता है, क्योंकि प्राइस का फ्लक्चुएशन बहुत ही ऊपर नीचे होता है। तो और ये अचीविंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसी में आप पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जब आपने 1 साल या 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक, तो उस दौरान अगर मार्केट में बेरिश आ गया, तो उसको मैनेज करने के लिए हम हेजिंग का यूज करते हैं, जो कि डायरेक्ट उसके अपोजिट में जाकर सेल करते हैं, ताकि जो भी आपका लॉस हुआ है वो आपका कवर हो सके। तो ये से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिसाइड करता है। फिर देख सकते हैं गाइस, दूसरे क्वेश्चन में व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है, तो देख सकते हैं द मेन डिफरेंस इज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड कस्टमाइज एग्रीमेंट ट्रेड ओवर द काउंटर। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक कस्टमाइज किसी भी आप कस्टमाइज मतलब अपने अनुसार या एग्रीमेंट होता है, जिस तरह के एक समय से दूसरे समय वन टाइम फ्रेम टू टू अनदर टाइम फ्रेम के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि जैसे कि आज 14 तारीख हो गया, तो 14 से लेके मुझे अगर मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगले 14 तक के एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उसमें एक किसी भी प्राइस का एक प्रीमियम बनेगी, तो जैसे जैसे समय घटेगा उसकी प्रीमियम घटते जाएगी। तो ये हो गया कस्टमाइज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंतर्गत अगर पैसा आपके ऊपर की ओर ट्रेंड होगा तो आपके बेनिफिट होगा, अगर प्राइस नीचे की ओर डाउनवर्ड होगा तो आपको लॉस होगा। तो इस तरह का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है over the counter, while the future contracts are the standardized agreement trader organized exchange। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है गाइस, जो कि एक्सचेंज के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, जिससे ब्रोकर फर्म हो गया जो भी, तो जैसे सेबी, जैसे एनएसई हो गया, बीएसई हो गया, तो ये सब एक्सचेंज फर्म है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के द्वारा उसमें सेटलमेंट होता है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री मेन पर्पस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का यूज करने की पर्पस क्या होती है। डेरिवेटिव आर प्राइमरी यूज फॉर द हेजिंग, स्पेकुलेशन एंड आर्बिट्रेज। डेरिवेटिव का मेन पर्पस है हेजिंग। हेजिंग तो मैंने पहले ही समझा दिया था गाइस, जब हम किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो किसी समय अंतराल के बाद अगर मार्केट डाउनवर्ड की ओर हो जाता है, तो लॉस को बचने के लिए हम उसे सेल में करके खरीद लेते हैं, तो उससे क्या होता है हेजिंग हो गया। स्पेकुलेशन कुछ लोग होते हैं जो कि डायरेक्ट, अगर आपके पास नॉर्मल शेयर नहीं है और डायरेक्ट आप सेल या बाई कर लेते हैं फ्यूचर में या ऑप्शन में, तो ये स्पेकुलेशन के अंतर्गत आता है। आर्बिट्रेज हो गया, हम किसी से पैसा लेके, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लिए और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ समय के बाद उसको बेच दिए, और जो उसके बीच में जो प्रॉफिट हुआ वो हमारा आर्बिट्रेज में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम आ जाते हैं पार्ट टू में। पार्ट टू के इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन। इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन में आ जाते हैं, देख सकते हैं हाउ इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑल कॉल कैलकुलेटेड। इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरह के हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें देख सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए कॉल ऑप्शन का मतलब होता है करेंट मार्केट प्राइस माइनस स्टेक प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यू होगा जब से किसी शेयर का प्राइस करेंट मार्केट में 20 रुपया है, ठीक, स्ट्राइक प्राइस अगर हम 30 रुपया रखते हैं, तो उसके बीच में जो 10 रुपया की वैल्यू है वो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगा। इफ वैल्यू पॉजिटिव अदरवाइज इज जीरो। तो वैल्यू पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाई डज द मोनियस मीन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑप्शन। Manias में Manias refers to the relationship between the strike price of an option and current price of the underlying asset। underlying asset जैसे किसी भी प्राइस का उसके अंदर का भाव, जैसे कि मान लिया किसी भी शेयर का प्राइस 25 रुपया चल रहा, ठीक है, तो उसके 25 के नीचे की हम किसी भी करंट प्राइस को लेते हैं तो अंडरलाइंग एसेट में आता है। इट्स इंडिकेट द वेदर द ऑप्शन इज इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। इसमें ये इंडिकेट हो गया कि जैसे किसी भी शेयर का प्राइस 25 रुपया, ठीक, तो अगर 25 के नीचे है तो इन द मनी में हो गया, 25 एट द 25 पर है, 25 रुपया पर है तो एट द मनी हो गया,
अब 25 के बाहर के प्राइस जैसे 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, तो ये हम आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। तो ये हो गया था। अब 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द पे ऑफ ए पुट ऑप्शन। Explain of the payoff put option. For a put option, the payoff is equal to the strike price minus market price if it is a money and zero otherwise. तो payoff क्या है? जब हम किसी भी शेयर का पुट ऑप्शन लेते हैं, ठीक, स्ट्राइक प्राइस अगर 1500 है, ठीक, तो स्ट्राइक प्राइस 1500 है, मार्केट माइनस प्राइस, अगर माइनस प्राइस हो गया पुट में ले रहे हैं तो पुट मतलब कि मार्केट नीचे की ओर जाएगी, तो 1500 हमारा स्ट्राइक प्राइस, ठीक, और मार्केट प्राइस अभी 1400 चल रहा है, तो 1500 से हम 1400 अगर माइनस करते हैं तो हमारा 100 हो गया, तो वो हमारा पे ऑफ हो गया, जिससे हमारा इनकम हो गया, जैसे पे ऑफ में जो हमने कमाया। या तो अगर बराबर हो जाता है, माइनस से चला जाता है, तो जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्प्लेंडर पे ऑफ और पुट ऑप्शन। अब आ जाते हैं गाय रिस्क मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं व्हाट इज हेजिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेरिवेटिव। हेजिंग वही हुआ रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत। हेजिंग पढ़ा जाता है जब हम किसी भी तरह को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट में कुछ अचानक न्यूज आया है कारण या इकोनॉमिक एक्टिविटी नेगेटिव इम्पैक्ट होने के कारण मार्केट डाउन ट्रेंड में हो जाता है, तो उसको हेज करते हैं ताकि हमारा जो लॉस हो रहा है उससे हमें बचा जा सके। ठीक है, और जैसे देख सकते हैं हेजिंग इज अ स्ट्रेटजी यूज्ड टू रिड्यूस और एलिमिनेट द रिस्क ऑफ द एडवाइस प्राइस मूवमेंट एंड एसेट बाय अपोजिट पोजीशन इन अ डेरिवेटिव। तो ये हो गया गाइस। फिर कहा था भाई इज द मार्जिन इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर ट्रेडिंग। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में मार्जिन क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि देख सकते हैं मार्जिन एक्ट एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट टू कवर पोटेंशियल लॉस, इट इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, रिड्यूस द काउंटर पार्ट रिस्क। तो ये हमारा मार्जिन का इंपॉर्टेंस था गाइस। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जब हम डालते हैं, ठीक, तो ये 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं 9 नंबर का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल मार्जिन एंड मेंटेनेंस मार्जिन। The initial margin is a amount deposit when the entering a future contract, while the maintenance margin is the minimum balance that must be maintained in account. जब हम किसी भी चीज में मैन कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठीक है, तो उसमें एक मिनिमम बैलेंस होता है जिसमें आपको मैनेज करना पड़ता है। अगर नहीं कीजिएगा तो आपकी स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और पैसा कट जाएगा। यही हो गया हमारा मेंटेनेंस मार्जिन। इनिशियल मार्जिन जब हम किसी भी शेयर को लेते हैं मिनिमम प्राइस पर, ठीक, तो उसका जो पे करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो हमारा इनिशियल मार्जिन हो गया। तो ये हमारा इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन में था। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट में, देख सकते हैं फोर्थ पार्ट के प्राइसिंग मॉड्यूल। प्राइसिंग मॉड्यूल के में पहला क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द की इनपुट फॉर द ब्लैक सोल ऑप्शन प्राइसिंग मॉड्यूल। देख सकते हैं क्या की इनपुट होते हैं ब्लैक सोल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉड्यूल। द की इनपुट्स आर द करेंट स्टॉक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, टाइम टू एक्सपायरेशन, रिस्क फ्री इंटरेस्ट एंड वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक। तो ये हमारा कुछ की इनपुट्स हैं, इसमें देख सकते हैं करेंट स्टॉक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, टाइम टू एक्सपायरेशन, रिस्क फ्री इंटरेस्ट एंड वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक। तो ये हमारे हो गए की इनपुट। डिफाइन डेल्टा इन द context of option. Delta is a measure of the sensitivity of an option price to change in the price of the underlying asset. For the example, if the delta is 0.5, the option price will be changed 0.50, मतलब 50 पैसा के अनुसार वो बढ़ेगा। For every one change in the underlying asset, जैसे कि डेल्टा 0.5 है तो पर 1 रुपया चेंज पर हमारा वैल्यू 0.50 ग्रोथ होगा। तो ये हमारा डेल्टा का हुआ। तो व्हाट डज द वोलेटिलिटी स्माइल indicate in derivative? A volatility smile occurs when the implied volatility is higher for in the money and out of the money than for the money option, resulting in a curve that looks like a smile. तो देख सकते हैं गाइस वोलेटिलिटी क्या होता है जब भी मार्केट में बहुत ही जबरदस्त हर्डल आ जाता है, जैसे कि अभी देख सकते हैं कि ट्रम्प टैरिफ इफेक्ट के कारण अभी मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत अधिक आ गया है।
एक समय आया था कि मार्केट बहुत ऊपर चला गया, एक समय आता मार्केट बहुत नीचे चला गया। तो ये हम वोलेटिलिटी हम इसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं पांचवा पार्ट में, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क। व्हाट रोल डज द सेबी प्ले इन रेगुलेटरी डेरिवेटिव मार्केट। तो सेबी जो भी रेगुलेटरी डेरिवेटिव मार्केट में रोल प्ले किया है, तो हम उस पर देखते हैं। सेबी इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, reduce systematic risk, and protect investor by the setting guideline and monitoring trading activity in the derivative market. What is the process of clearing and settlement derivative? The clearing involves confirm and recording a trade, while the settlement ensures the transfer of funds and security as per the contractor. तो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट डेरिवेटिव होता है, तो उसकी पूरी मैसेज आपको मिल जाता होगा वीकली बेसिस पर, डे बेसिस पर। तो यही इसके बारे में बताया, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट डेरिवेटिव, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हैं। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन द डेरिवेटिव ट्रेडिंग। तो गाइस देखते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या है। ए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक्ट एज ए इंटरमीडियरी guaranteeing and the trade, financing performance and managing counterpart. All like its work on creating a total 5 question. तो गाइस हम इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लगभग 500 क्वेश्चन का एक कोर्स शुरू किए हैं, जिसमें कि आपको पूरा डेरिवेटिव एग्जाम से रिलेटेड आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो गाइस थैंक यू, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू गाइस, लेटेस्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए आदित्य फाइनेंशियल के साथ जुड़े रहिएगा, और इसी तरह आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मैं आपको 500 क्वेश्चन का एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, ताकि जो NISM डेरिवेटिव एग्जाम में होते हैं वो आपको बहुत फायदा करेगा। तो थैंक यू भाई।